जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक पढ़े थे वो टॉपिक था क्लासिफिकेशन का। एक फ्लो चार्ट मैंने आपको बनवाया था जिसमें कि हमने ऑन द बेसिस ऑफ सैकराइड यूनिट्स दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, और तीसरा क्लासिफिकेशन पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। ये तीनों क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके थे। आज हम एक एक क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हेडिंग डालिएगा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ classification on the basis of saccharide units classification on the basis of saccharide units, ठीक है। लिखिए, पहला लिखिएगा मोनोसैकराइड्स। फर्स्ट हेडिंग डालिएगा मोनोसैकराइड्स। क्वेश्चन ये उठता है कि मोनोसैकराइड किसे कहेंगे। अगर मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ लिया कि मोनोसैकराइड क्या है, तो आप कह देंगे सर ग्लूकोज फ्रक्टोज को मोनोसैकराइड कहते हैं। ये डिफिनीशन तो हुई नहीं। मैंने अभी आपको जब कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशन पहले बताई थी तो उसमें बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो या तो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या तो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, या फिर ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिलते हैं। यही वो डिफिनीशन बताई थी आपको। तो मोनोसैकराइड की खासियत यह है कि इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती क्योंकि ये पहले से सिंगल यूनिट है। इन मोनो मतलब होता है सिंगल, और सैकराइड मतलब आपको बता चुका हूँ। सैकराइड मतलब होता है सैक्रब, एक ग्रीक वर्ड है और उसका मतलब होता है शुगर, ठीक है। तो एक सिंगल यूनिट पहले से ही है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर मोनोसैकराइड्स, तो आप बोलेंगे मोनोसैकराइड्स डजंट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। सर उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती, ठीक है। अब उसमें या तो एक वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या फिर वो क्या होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो तुरंत डिफिनीशन लिख लीजिए। मोनोसैकराइड्स cannot be hydrolyzed, monosaccharides cannot be hydrolyzed further, to give simpler units of polyhydroxyaldehyde or ketone। पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन। ओके भाई। अब देखिए, आप अगर क्लासिफिकेशन देखेंगे तो मोनोसैकराइड्स का क्लासिफिकेशन अभी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। आज तक नेचर में अप्रॉक्स 20 मोनोसैकराइड्स नोन है। कितने? 20 मोनोसैकराइड नोन है, और उनमें से जो आपके सिलेबस में है वो दो ही है, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। एक ग्लूकोज है और दूसरा क्या है, फ्रक्टोज है। ग्लूकोज को मैं आपको बता चुका हूं कि इसको एल्डोज शुगर कहते हैं, एल्डोज शुगर, और फ्रक्टोज को बोलते हैं कीटोज शुगर। ग्लूकोज को एल्डोज शुगर कहते हैं और फ्रक्टोज को कीटोज शुगर कहते हैं। अगर ऐसे बोला जाए तो ग्लूकोज क्या है, तो ग्लूकोज जो है ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, और फ्रक्टोज जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने का उद्देश्य ये है, इसको मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि चीज़ें आपको याद हो जाए, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल जैसे चैप्टर को अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। प्रयास करिए कि वीडियो लेक्चर के ड्यूरेशन में ही आपको चीज़ें याद हो जाए और नोट्स बनाते बनाते लगभग कंप्लीटली लर्न हो जाए। बस काम ये करिएगा कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद एक बार तुरंत आज जो टॉपिक पढ़ा है तुरंत 10 ईयर्स सॉल्व देखिएगा, क्या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन आया तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप ये कर रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और जो एक बोर्ड की समय की जो प्रेशर होता है वो प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, ठीक। तो आपके सिलेबस में ग्लूकोज फ्रक्टोज है। इसके अलावा
अगर आप डीएनए आरएनए की शुगर देखोगे, किसकी डीएनए और आरएनए की शुगर, तो डीएनए की शुगर में भैया शुगर जो पाई जाती है उसका नाम है डीऑक्सीराइबोज शुगर, उसका नाम है डीऑक्सीराइबोज शुगर। और दूसरी शुगर है आरएनए की जो शुगर पाई जाती है उसको बोलते हैं राइबोज शुगर, राइबोज शुगर। अगर नाम से देख रहे होंगे तो डीएनए और आरएनए में शुगर एक ही है, कहीं एक पॉइंट का डिफरेंस है। यहाँ देखिए आगे लिखा हुआ डीऑक्सी, क्या लिखा हुआ है डीऑक्सी, बाकी है भी ये भी राइबोज ये भी राइबोज। तो ये जो राइबोज शुगर होती है ये भी मोनोसेक्राइड शुगर का एग्जाम्पल है, किसका मोनोसेक्राइड्स का एग्जाम्पल है। तो ये अलग से जान लीजिए क्योंकि डीएनए आरएनए में हमको पढ़ना है, हमारे सिलेबस में है न्यूक्लिक एसिड, तो आगे पढ़ाऊंगा तो वो जानते रहिए कि अगर कोई पूछ ले कि डीएनए आरएनए में जो शुगर पाई जाती है वो मोनोसेक्राइड है कि ओलिगोसेक्राइड है कि पॉलीसेक्राइड है, तो आप सीधे बोलेंगे क्या सर वो मोनोसेक्राइड है। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड कौन सी है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर और आरएनए में राइबोज शुगर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। तो हम एक के बाद देखिए सबसे पहले इसका डिटेल पढ़ेंगे पूरा, क्योंकि आपके सिलेबस में ग्लूकोज डिटेल में है। नोट करिए इसको, नोट कर लीजिए। तो देखिए मोनोसेक्राइड्स में हम लोग क्लासिफिकेशन स्टार्ट किए हैं, तो जिसके बारे में स्टार्ट करेंगे उसको कंप्लीट खत्म करेंगे। तो हमें सबसे पहला टॉपिक जो डिटेल में पढ़ना है इस पूरे कार्बोहाइड्रेट में वो पढ़ना है ग्लूकोज। तो हेडिंग डालिएगा ग्लूकोज, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा ग्लूकोज। पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे विथ इन डिटेल। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए ग्लूकोज, और ग्लूकोज में भी सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा प्रिपरेशन, कैसे बनाते हैं ग्लूकोज, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, प्रिपरेशन। देखिए ग्लूकोज को बनाने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो सबसे पहला मेथड वो बताऊंगा मैं जो कि आपके सिलेबस में सुक्रोज के फॉर्म में है ना। तो लिखिए प्रिपरेशन का सबसे पहला मेथड लिखिएगा प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ, फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ sucrose, from the hydrolysis of sucrose, from the hydrolysis of sucrose। हो गया भैया, चलिए तो लिखिए when sucrose undergoes hydrolysis, sucrose undergoes hydrolysis with dilute HCl or H2SO4, with dilute HCl or H2SO4, dilute HCl or H2SO4 in the presence of alcoholic solution, in the presence of alcoholic solution, alcoholic solution, then it get hydrolyzed, then it get hydrolyzed, then it get hydrolyzed and gives a mixture of glucose and fructose, and give a mixture of glucose and fructose। mixture of glucose and fructose। देखिए भाई यहाँ पर कि सुक्रोज का फार्मूला आपको पता होना चाहिए C12H22O11, इसको बोलते हैं सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज जो होता है इसको केन शुगर भी कहते हैं, गन्ने की शर्करा है ना, गेन शुगर कहते हैं, केन शुगर। अब इसको जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, अब एसिड चाहे HCl रखिए चाहे H2SO4 रहे, मीडियम एल्कोहलिक होना चाहिए। एल्कोहलिक मीडियम इसलिए क्योंकि ये एक हाइड्रोलिसिस प्रोसेस तो है, बट एल्कोहल की प्रेजेंस में क्या होता है बैक्टीरिया इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अगर बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो जाएंगे तो क्या होगा, बैक्टीरिया पे इसका फर्मेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो फर्मेंटेशन नहीं करना हमें, इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। तो हाइड्रोलिसिस करने के लिए
एसिड की प्रेजेंस में, अब एसिड HCl भी ले सकते हैं, H2SO4 भी ले सकते हैं। जैसे ही इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको क्या मिलता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मिक्सचर मिलता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मिक्सचर मिलता है किसकी हाइड्रोलिसिस करने पर, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करने पर। एक क्वेश्चन और जानिए, ये जो सुक्रोज है इसको केन शुगर तो कहते ही हैं, साथ ही साथ इसको इनवर्ट शुगर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इनवर्ट शुगर भी कहते हैं। मार्क कर लीजिएगा, 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, अभी आप केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे आप देखोगे कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक, तो वहां पे ये क्वेश्चन आएगा, वहां पे पढ़ाऊंगा तो वहां पे आएगा, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर टॉपिक आएगा। तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है और भी बेसिक है, लेकिन हमें अभी ये जानना है कि इन्वर्ट शुगर का मतलब क्या होता है। अभी देखते हैं, एक इसके साथ एक चीज़ और जान लीजिए कि ये जो ग्लूकोज है, कभी कभी 1 नंबर का पूछ लेता है कि ग्लूकोज का मेजर सोर्स क्या है, ग्लूकोज सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। तो ग्लूकोज सबसे ज़्यादा पाया जाता है, अगर आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए इंस्टेंट, तो आप अंगूर खाइए, ग्रेप्स खाइए। राइप ग्रेप्स जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है, लिखिएगा, राइप ग्रेप्स में सबसे ज़्यादा पाया। इसके अलावा हनी में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, हनी में। लेकिन अगर मेजर सोर्स पूछा तो कौन आएगा, पके हुए अंगूर, उसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी पाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए बन सकता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का कि मेजर सोर्स ऑफ ग्लूकोज इज राइप एंड ग्रेप्स, और इसके अलावा हनी में पाया जाता है। तो नेचुरली ऑकरिंग होता है ग्लूकोज, ऐसा नहीं कि नेचर में नहीं पाया था, ठीक। एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन कि इनवर्ट शुगर किसे कहते हैं, तो सुक्रोज को कहते हैं। सुक्रोज को और क्या कहते हैं, केन से क्यों कहते हैं, इसको नोट कर लीजिए, तो और फिर बताता हूँ कि इनवर्ट शुगर क्यों कहते हैं, नोट कर लीजिए। तो आइए एक लाइन देख लेते हैं, बाद में इसको डिटेल में पढ़ना ही है कि इसको इनवर्ट शुगर क्यों कहते हैं। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन कोई भी सबस्टेंस या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है या तो लीवो रोटेटरी होता है। आप कहेंगे डेक्स्ट्रो और लीवो क्या होता है, तो एक होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये जो है ये नॉर्मल लाइट है, नॉर्मल लाइट मल्टी डायरेक्शन होती है, ठीक है। लेकिन अगर इसी को प्रिज्म के थ्रू पास कर दिया जाए तो ये जो होती है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट में एक ही प्लेन में डाइवर्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर हम किसी सोल्यूशन में से पास करें और वो क्लॉकवाइज रोटेट हो जाए, कैसे हो जाए, क्लॉकवाइज रोटेट हो जाए, तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर वही किसी सोल्यूशन में से पास करने पर वो लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो उसको लीवो रोटेटरी कहते हैं। क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी। तो ये जो आपका ये सुक्रोज है भैया, ये सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। क्या होता है, डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है कि ये क्लॉकवाइज, इसमें अगर मान लीजिए आप ये सोल्यूशन है, किसका, ग्लूकोज का सोल्यूशन है, और इसमें से आप क्या पास कर रहे हैं, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो आपका जो सुक्रोज है वो डेक्स्ट्रो होता है, ठीक है। लेकिन जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है, इस ग्लूकोज का जो ऑप्टिकल रोटेशन आता है प्लस 52.5 डिग्री का आता है, और इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन आता है माइनस 92.4 डिग्री का आता है। मतलब कि आपका जो ग्लूकोज होता है वो डेक्स्ट्रोज होता है, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और जो आपका फ्रक्टोज होता है वो क्या होता है, लीवो रोटेटरी होता है। क्या होता है, लीवो रोटेटरी होता है। अपनी ये क्या था, डेक्स्ट्रो, प्रोडक्ट क्या दिया, डेक्स्ट्रो और लीवो। अब जरा डेक्स्ट्रो और लीवो को रिजल्टेंट को ऐड करके देखिए, डेक्स्ट्रो और लीवो के रिजल्टेंट को ऐड करके देखो तो नेट रिजल्टेंट जो निकल के आएगा वो निगेटिव आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, नेट रिजल्टेंट निगेटिव आएगा। निगेटिव मतलब क्या हो गया कि इस मिक्सचर का जो रोटेशन होगा, इस मिक्सचर का, वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्या आएगा, निगेटिव। मतलब कि ये क्या हो गया, लीवो। अपने क्या था, डेक्स्ट्रो, प्रोडक्ट क्या दिया, लीवो, इसीलिए इसको इनवर्ट शुगर कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? इनवर्ट का मतलब उल्टा। इन्वर्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे ये क्या है, ये अभी मान लीजिए सीधा है, इसको इन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ना। तो इन्वर्ट मतलब क्या, जो था उसका ठीक उल्टा मिले। तो अपने डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, लेकिन जब इसका प्रोडक्ट मिला तो ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी मिला, मतलब कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को
क्लॉकवाइज रोटेट करने वाला मिला और ये एंटी क्लॉकवाइज मिला, लेकिन रिजल्टेंट जो है ऑप्टिकल रोटेशन, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यू। ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यू जो निकाली जाती है वो पोलरीमीटर से निकाली जाती है। फिजिक्स में आप पढ़े होंगे ऑप्टिकल, अगर ऑप्टिक्स पढ़े होंगे तो वहाँ पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। अभी आप देखिए सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में पढ़े, लेकिन ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे तो वहाँ पोलरीमीटर पढ़ाया जाएगा। तो पोलरीमीटर की हेल्प से ये ऑप्टिकल रोटेशन निकाला जाता है और ये ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू ग्लूकोज के लिए +52.5 डिग्री आती है और फ्रक्टोज के लिए -92.4 डिग्री आती है। तो नेट ऑप्टिकल रोटेशन पूरे सोल्यूशन का जब निकाला जाता है तो वो क्या आता है, नेगेटिव, मतलब कि लीवो रोटेशन। तो अपने था डेक्स्ट्रो और प्रोडक्ट दिया लीवो, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। तो क्वेश्चन कभी कभी 1 नंबर का पूछ लेता है, वाई सुक्रोज इज नोन एज इन्वर्ट शुगर, सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर क्यों कहते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, बस यही उठा के लिख दीजिए और बता दीजिए कि क्योंकि आपने खुद क्या था, डेक्स्ट्रो था, लेकिन नेट रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट दिया वो क्या है, लीवो है, इसलिए ये क्या है, इन्वर्ट शुगर कहलाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलिए भाई, क्लियर है। नोट कर लीजिए ये पॉइंट, डेक्स्ट्रो और लीवो का पॉइंट नोट कर लीजिए। देखिए प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च, दूसरा प्रिपरेशन लिखेगा प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च। लिखिए कॉमर्शियली, कॉमर्शियली समझते हैं कि अगर कॉमर्शियली का मतलब हो गया कि इकोनॉमिकली कम पैसे में ज़्यादा फायदा, ठीक है, कम पैसे में ज़्यादा प्रोडक्शन अगर करना है ग्लूकोज का तो उसको बनाने का मेथड किससे यूज़ करते हैं, स्टार्च से, ठीक है। तो लिखिए कॉमर्शियली, ये देखिए ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ये सब चीज़ें आप इसको ये मान के मत पढ़िएगा कि सर हम नीट पढ़ने वाले हैं, हम आईआईटी पढ़ने वाले हैं तो हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंस है, या बोर्ड पढ़ने वाले हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब कोई लड़का बैंक की, रेलवे की, एसएससी की, यूपी पीसीएस की, यूपीएससी की तैयारी करने जाता है तो ये सारी चीज़ें वो फिर से पढ़ता है। समझ रहे नहीं समझ रहे। और यही छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, यही छोटी छोटी चीज़ें पीसीएस में और यूपी पीसीएस में या यूपी पीएससी में पूछी जाती हैं और बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते। तो इसको ये मान के मत चलिएगा ये सारे चैप्टर बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उतना ज़्यादा यूपी पीसीएस में नहीं पूछा था, लेकिन बायोमॉलिक्यूल हो गया, पॉलीमर हो गया, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ हो गया, इससे क्वेश्चन बहुत सारे आपको पीसीएस में या वनडे एग्जाम से मिल जाएंगे। तो ऐसे चैप्टर जो एप्लीकेशन बेस्ड हैं उनको मजाक नहीं। पी ब्लॉक पढ़े आप, पी ब्लॉक में ग्रुप 18 पढ़े। अब ग्रुप 18 पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे कि हीलियम जो है वो डाइल्यूएंट का काम करता है। तो आपसे पूछ लेगा कि स्कूबा डाइविंग एपेरेटस में डाइल्यूएंट का काम कौन करता है, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेगा, बोर्ड में पूछ सकता है और कंपटीशन में पूछता है, ठीक है। या स्कूबा डाइविंग एपेरेटस में कौन कौन सी गैस भरी होती है, ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ये एप्लीकेशन बेस्ड है। तो याद रखिएगा कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको फर्दर कहीं सिविल की तैयारी करनी है तो इस चीज़ को थोड़ा सा अगर आप एक्स्ट्रा कर पाए तो ऐसे नोट्स सेपरेट बनाइए। सेपरेट का मतलब क्या, एप्लीकेशन बेस्ड नोट्स की एक कॉपी बना लीजिए, क्योंकि अभी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो तनाव नहीं है, फिर जब आप आज के 4 साल बाद फिर से एनसीईआरटी उठाओगे तो एक बार प्रेशर क्रिएट होगा, यार फिर से एनसीईआरटी पढ़नी है। तो अगर अभी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एक चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि एक अपनी एप्लीकेशन बेस्ड नोट्स बनाइए, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, और अगर मैथ बायो है तो बायो की बनाइए। फिजिक्स की तो पक्का बना लीजिए और केमिस्ट्री की भी एप्लीकेशन बेस्ड। अगर आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री की एप्लीकेशन बेस्ड नोट्स बनाना स्टार्ट कर दी, नोट्स का मतलब क्या, जैसे कोई एप्लीकेशन आया तो उस एप्लीकेशन को वो किस पे, उस पर कौन सा लॉ एप्लीकेबल है। जैसे पानी के अंदर जाते हैं तो प्रेशर से रिलेटेड कौन सा लॉ लगता है, सबको पता है, पास्कल लॉ लगता है। कौन सा लगता है, पास्कल लॉ। अब आप पढ़े हो, जान रहे हो, लेकिन अब उसको क्वेश्चन पेपर में कंपटीशन में कैसे पूछता है कि एक पर्सन है जो कि डीप सी वाटर में जा रहा है तो उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू प्रेशर कौन सा लॉ लगेगा, तो उसने एप्लीकेशन बना के पूछ दिया। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो बच्चे नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन बेस्ड नहीं तैयार है। तो अगर फर्दर आपको सिविल की प्रिपरेशन करनी है तो अपनी एक नोट्स प्रॉपर अलग से बनाते चलिए, वन लाइनर फॉर्मेट की, ठीक है। ये जो एनसीईआरटी की वन लाइन मिलती है आपको, इसको मार्क करिए और नोट करते, जैसे इन्वर्ट शुगर बताया, इसको मार्क कर लीजिए, इन्वर्ट शुगर किसे कहते हैं, ठीक है। आपको बताया कि राइपन ग्रेप्स में सबसे ज़्यादा पाता है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आज याद रहेंगे लेकिन 4 साल बाद भूल जाएंगे, और आता है एनसीईआरटी से ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। तो लिखिए स्टार्च से, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च पढ़ रहे थे ना, तो लिखिए फ्रॉम स्टार्च, क्या बोला था टॉपिक, हाँ, कॉमर्शियली ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्टार्च by the hydrolysis process,
बाय द हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। बाय द हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। देखिए स्टार्च का फार्मूला जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है C6H10O5। आपको बता चुका हूं कि स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड। ये देखिए C6H10O5 का N क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि एक पॉलीसेकेराइड। ठीक, इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं किसकी प्रेजेंस में? किसी एसिड की प्रेजेंस में। हम एसिड जनरली HCl या H2SO4 ये लेंगे और यहाँ पे टेम्परेचर रखते हैं 393 केल्विन का और प्रेशर जो है 2 to 3 बार रहता है। जब ये रखते हैं तो ये जो आपका स्टार्च है इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है और N मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिलता है। N मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है? N मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। यहां देखिए सिर्फ ग्लूकोज मिल रहा है, उस वाले में क्या मिला था? ग्लूकोज नहीं मिला था, फ्रक्टोज मिला था। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर मिला था, तो वो ज़्यादा हमारे लिए फायदेमंद नहीं था। फायदेमंद कौन सा? ये वाला। तो स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करने पर हमको क्या मिलता है? और ये जो ग्लूकोज मिलता है ये कॉमर्शियल प्रोडक्शन में। क्यों कॉमर्शियल प्रोडक्शन में? अब मान लीजिए कि यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल रहे होंगे। मान लीजिए स्टार्च के कितने मॉलिक्यूल है? 100 मॉलिक्यूल है, तो कितने मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बन के मिले हमको? 100 मॉलिक्यूल। तो कॉमर्शियली ज़्यादा मिला कि नहीं मिला? तो पैसा कम लगा है, फायदा ज़्यादा है, इसीलिए कॉमर्शियल प्रोडक्शन। तो अगर मान लीजिए बोर्ड में पूछ लिया कि राइट डाउन द कॉमर्शियल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, तो आप लिख के चले आए कौन वाला? आपको एक ही याद है, शुगर से, केन शुगर से लिख के चले आए। आप सोचेंगे हमको नंबर मिल जाएगा, कहाँ से मिल जाएगा? तो वे आप क्वेश्चनिंग दिमाग में बैठाइए कि अगर कमर्शियल प्रोडक्शन पूछेगा तो ये लिखेंगे, जनरल प्रोडक्शन पूछेगा तो कोई भी लिख के चले आए, कोई दिक्कत। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको नोट कर लीजिए कि और स्टार्च का जनरल फार्मूला भी आपको समझ में आ गया होगा, C6H10O5 का N। ये एक पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि ग्लूकोज का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपसे कहा था कि ग्लूकोज में आपके लिए आने वाला है, वो है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। हेडिंग डालिएगा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, यहीं पे इसके केमिकल रिएक्शंस आएंगे और वही केमिकल रिएक्शन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का क्या स्ट्रक्चर होता है इसके बारे में देखना है। देखिए जब भी कोई कंपाउंड लैब में सबसे पहली बार खोजा जाता है तो ऐसे नहीं खोज लिया जाता, उसकी एनालिसिस एक एक स्टेप पे की जाती है। जैसे अब ग्लूकोज में 6 कार्बन है, अब वो 6 कार्बन साइक्लिक है कि स्ट्रेट चेन में है, इसको फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारी एनालिसिस रिसर्च किए जाते हैं। रिसर्च किए गए होंगे तब जाकर के क्लियर हुआ होगा कि सर नहीं इसमें स्ट्रेट चेन होती है, ठीक। अभी आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखोगे तो एक ओपन चेन स्ट्रक्चर मिलेगा, एक आप स्ट्रक्चर देखोगे साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हावर्थ स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या बोलते हैं? हावर्थ। ये अलग से बोर्ड में कई बार पूछा है, ड्रा द हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में आप देखोगे जाओगे तो वहाँ पे 2 चीज़ें मिलेंगी, एक एनोमर्स मिलेगा, टॉपिक आएगा एनोमर्स। व्हाट आर एनोमर्स, ये भी बोर्ड में कई बार पूछा गया, आप 10 ईयर्स और उठा के देख लेना, कई बार पूछा गया व्हाट आर एनोमर्स, एनोमर्स क्या होता है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें आएंगे, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्लूकोज का अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जाने से पहले ये जानिए कि अगर अर्थ पे सबसे ज़्यादा एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस पूछा जाए कौन सा है, तो आपका ग्लूकोज है। ग्लूकोज सबसे ज़्यादा अर्थ पे पाया जाने वाला सब्सटेंस है। मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑन द अर्थ इज ग्लूकोज, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपसे कोई पूछे ग्लूकोज को क्या कहते हैं, तो मैंने आपको बताया एल्डोज शुगर कहते हैं। ग्लूकोज इज आल्सो नोन एज एल्डोज शुगर। इसके अलावा अभी आपको देखे थे जब मैंने ऑप्टिकल रोटेशन लिखा था, ऑप्टिकल रोटेशन लिखा था याद है, तो वहां लिखाया था कि ग्लूकोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है कि नहीं होता। इसीलिए ग्लूकोज को एल्डोज शुगर तो कहते ही कहते हैं और साथ ही साथ डेक्स्ट्रोज कहते हैं। क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रोज कहते हैं। तो डेक्स्ट्रोज वर्ड कहीं लिख के चला है, अगर मान लीजिए किसी से आप पूछ लीजिए जिसको ग्लूकोज पता हो, उससे पूछिए भैया डेक्स्ट्रोज किसे कहते हैं, तो नहीं जवाब दे पाएगा आपको। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं कि डेक्स्ट्रोज का मतलब क्या होता है। लेकिन आपको पता है कि डेक्स्ट्रोज का मतलब सर कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर दे, क्योंकि ग्लूकोज की टेंडेंसी होती है, इसलिए इसको सिंपली कॉमनली क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रोज कहते हैं। फिर कोई पूछे कि ग्लूकोज को एल्डोज शुगर क्यों कहते हैं, तो क्योंकि उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। बेसिक रीजन जानना जरूरी है कि क्यों कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो लिख लीजिएगा ग्लूकोज इज आल्सो नोन एज एल्डोज शुगर और डेक्स्ट्रोज शुगर। ग्लूकोज इज आल्सो नोन एज एल्डोज शुगर और डेक्स्ट्रोज शुगर, and
it is the most abundant organic substance on the earth. It is the most abundant organic substance on the earth. Organic substance मतलब organic compound. अगर कोई पूछे कि मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड अर्थ पे कौन सा पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है? ग्लूकोज है. क्या है? ग्लूकोज. तो आइए इसके स्ट्रक्चर की एनालिसिस स्टार्ट करते हैं. तो स्ट्रक्चर की एनालिसिस में सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज. हेडिंग डालिए मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज. हेडिंग है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज.